मनभावन सामाजिक पारिवारिक कहानी लिखने में निपुण प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, दहकते पलाश। तो प्रस्तुत है पुष्पा जी की कहानी दहकते पलाश। मम्मी पापा, इस समर वेकेशन में मैं इंडिया जा रही हूँ। झारखंड की आदिवासी स्त्रियों पर मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया है। वहाँ जाने और रहने के लिए मुझे ग्रांट भी मिली है। खुशी से उमकती दीप्ति ने अपनी माँ सुषमा और पापा अनिल को सूचना दी। क्या पागल हो गई है दीपू? भला उन जंगली लोगों के बीच तू रह सकेगी? आदमी तीर कमान लिए शिकार करते फिरते हैं। शिकार का अधपका मांस खाने वालों को तू क्या सह सकेगी? वितर्षणा सुषमा के चेहरे पर स्पष्ट थी। नहीं मम्मी, वे जंगली नहीं हैं। वे अपने परिवेश के अनुसार जीते हैं। हम जिन सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं उनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद तेरी मम्मी ठीक कहती है। तेरा जन्म अमेरिका में हुआ है, इसी देश में पली बढ़ी है। झारखंड के जंगल और वहाँ रहने वाले आदिवासियों के बारे में तू नहीं जानती। तेरे लिए वहाँ का जीवन जी पाना आसान नहीं होगा। अनिल ने बेटी को समझाना चाहा। नहीं पापा, पिछले कई वर्षों से मैं भारत में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन और उनकी समस्याओं के विषय में स्टडी कर रही हूँ। जानती हो मम्मी, कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जिन्होंने मेरे निर्णय को और भी दृढ़ कर दिया है। एक घर में रहने वाली 3-4 औरतों के बीच बस एक धोती होती है। जो स्त्री बाहर जाती है वो धोती पहनती है, बाकी स्त्रियाँ। दीप्ति वाक्य पूरा नहीं कर सकी। ऐसी जगह और ऐसे लोगों के बीच रहने के खतरों की तू तो सोच दीपू। तेरी जैसी कोमल और सुंदर लड़की को क्या उन जंगलियों के बीच कोई डर नहीं है? सुषमा ने शायद व्यवहारिक बात कही। डरो मत मम्मी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। यहाँ सीखे जूडो कराटे बेकार नहीं जाएंगे। किसी को तो पहल करनी ही होगी। अंधेरे में जी रही उन औरतों को भी तो रोशनी पाने का हक है। शाबाश बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं तेरे साथ हूँ। भगवान तुझे अपने मकसद को पूरा करने में ज़रूर मदद करेंगे। मैं आज ही अपने मित्र दिनेश से इस बारे में बात करता हूँ, शायद वो मदद कर सके। उसका काफ़ी समय रांची में बीता है, आजकल हरिद्वार के आश्रम में रह रहा है। दूसरे दिन अनिल ने खुशी से बताया था, दिनेश का मेधावी बेटा रवि आदिवासी विकास योजना विभाग में डायरेक्टर है। दिनेश ने हमारी दीपा के लिए अपने बेटे रवि की पूरी सहायता और जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया है। अब डर की कोई बात नहीं है। यू आर ग्रेट पापा। अब तो मम्मी का भी डर भाग जाएगा। दीप्ति बच्ची की तरह माँ से लिपट गई। दीप्ति उत्साह से भारत जाने की तैयारी में जुट गई। कई घंटों की उड़ान के बाद दीप्ति रांची पहुंची थी। रांची के छोटे से एयरपोर्ट को देखना एक अनुभव था। पापा ने कहा था एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने रवि पहुंचेगा। चारों ओर नज़र दौड़ाने पर भी रवि जैसा कोई व्यक्ति नहीं नजर आया। तभी एक वर्दीधारी ड्राइवर हाथ में उसके नाम का प्ले कार्ड लिए दिखाई दिया। आप शायद मुझे लेने आए हैं, मैं ही हूँ दीप्ति वर्मा। जी हाँ, रवि साहब बाहर कार में हैं, आइए। दीप्ति का मन खिन्न हो गया। हजारों मील दूर से आने वाली दीप्ति को रिसीव करने एक ड्राइवर को भेज दिया। मम्मी से भारत में अतिथि सत्कार की बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, नमूना आज देख लिया। अपने को क्या समझते हैं ये रवि कुमार? अगर उसे अपने ठहरने की जगह पता होती तो टैक्सी से चली जाती। कार में बैठा सुदर्शन युवक हाथ में पकड़ी किताब के पृष्ठों में खोया हुआ था। दीप्ति के आने का उसे भान भी नहीं हुआ। नमस्ते, मैं दीप्ति वर्मा। अगर गलती नहीं कर रही हूँ तो आप ही रवि कुमार हैं? दीप्ति की मीठी आवाज़ पर रवि ने किताब से निगाह हटाकर दीप्ति को देखा था। सलवार सूट में दीप्ति बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी रंग का सूट उसके गुलाबी रंगत से होड़ ले रहा था। चेहरे पर थकान की जगह उत्साह की चमक थी। विश्वास नहीं होता आप सीधे अमेरिका से आ रही हैं। हेलो हाय की जगह नमस्ते। वैसे आपने ठीक पहचाना, मैं रवि ही हूँ। शब्दों का तीखापन दीप्ति को चिढ़ा गया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर कुमार, नमस्ते की जगह हेलो कहने से क्या कोई अमरीकी हो जाएगा? आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक भारतीय माँ बाप की बेटी हूँ। भारतीय संस्कृति में आतिथ्य सत्कार के विषय में भी अच्छी जानकारी है। अनजाने ही दीप्ति का आक्रोश उभर ही आया। उसके अभिवादन के जवाब में व्यंग्य क्या यही सभ्यता है? हरी काका चलिए, फ्लाइट लेट आई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। दीप्ति की बात को अनसुना कर रवि ने ड्राइवर को निर्देश दिए थे। उसे फिर किताब में आंखें गड़ा देख दीप्ति चढ़ गई। इसी रूखे इंसान के हाथ उसकी जिम्मेदारी देने में पापा ने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर, उसे इस रवि नाम के इंसान से क्या लेना देना है।
कर्टसी नाम की चीज़ तो जानता ही नहीं। कम से कम झूठ को ही सही एक बार पूछ तो लेता कि उसे यहाँ पहुँचने में तकलीफ़ तो नहीं हुई। माफ़ कीजिए, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप कोई ज़रूरी बुक पढ़ रहे हैं? जानना चाहती हूँ मैं, मेरे रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? जिस काम के लिए आप यहाँ आई हैं उसे पूरा करने के लिए शहर में किसी बंगले की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती। शहर से दूर वनांचल में मेरे घर के पास एक कॉटेज बनाया जा रहा है। आज आप मेरे साथ रहेंगी, कल तक आपका कॉटेज तैयार हो जाएगा। अगर कॉटेज में सोने भर की व्यवस्था है तो मैं मैनेज कर लूँगी। आप नहीं जानती, ये जगह खतरनाक भी हो सकती है। कल आपके लिए चौकीदार आ जाएगा। शायद मैं आपसे ज़्यादा ही इस वनांचल को जानती हूँ। पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के बारे में पढ़ रही हूँ, कुछ गर्व से दीप्ति ने कहा। ओह रियली? वैसे इस इंटरेस्ट की कोई ख़ास वजह? एनीवे, हरी काका, मुझे ड्रॉप करके इन्हें इनके कॉटेज पहुंचा दीजिएगा। इनके पास फ्रोजन फूड तो होगा ही, अमरीकी ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। हाँ, कैंडल और पानी भी देख लीजिएगा। अपने छोटे से बंगले नुमा घर के सामने कार रुकते ही रवि उतर कर चला गया। दीप्ति के होठों से बाय शब्द निकलता ही रह गया। रूड, अनकल्चर्ड कहीं का, अपने को न जाने क्या समझता है। दीप्ति बुदबुदाई। कॉटेज के सामने कार से उतरकर हरी ने सम्मानपूर्वक दीप्ति के लिए कार का दरवाज़ा खोला था। टॉर्च की रोशनी में बिस्तर बिछा देख दीप्ति ने आश्वस्ति की सांस ली। इतनी देर बाद अब नींद उस पर हावी होने लगी थी। हरी ने जेब से माचिस निकालकर कैंडल जला दी। मेज पर बिस्लेरी की पानी की बोतलें थीं। निश्चय ही किसी जानकार की ये सूझबूझ थी। हरी ने एक ट्यूब देते हुए कहा, यहाँ मच्छर होते हैं, इसे लगा लीजिएगा। कल कॉटेज में जाली लगा दी जाएगी। अगर कोई चूहा परेशान करे तो टॉर्च जला लीजिएगा, चूहा रोशनी में भाग जाएगा। क्या यहाँ चूहे हैं? मुझे चूहों से डर लगता है। दीप्ति की आवाज़ में सचमुच डर था। अच्छा होता आज आप रवि भैया के साथ रुक जाती, पर आप परेशान मत होइए, मैं डरूंगी नहीं। एक बात बताइए, आपकी बोली तो यहाँ की नहीं लगती। ठीक पहचाना, मैं कानपुर का हूँ। अनाथ हो जाने पर रवि भैया के पापा ने सहारा दिया। अब रवि भैया के साथ हूँ। बाहर भले उन्हें साहब कहूँ, पर घर में मैं उनका काका और वो मेरे भैया हैं। हरी की आवाज़ में रवि के लिए स्नेह और आदर था। मेरी वजह से बहुत देर हो गई, अब आप जाइए हरी काका, आदर से दीप्ति ने कहा। तुमने मुझे काका कहा, बहुत अच्छा लगा बिटिया। भैया ठीक कह रहे थे, आप अमेरिका की नहीं लगती। अमेरिका के लोग भी हम जैसे ही होते हैं काका। पता नहीं क्यों आपके रवि भैया को अमेरिका के बारे में कुछ गलतफहमी है। भैया के मन की था पाना आसान नहीं है, ना जाने क्या क्या सच है। कल सवेरे महुआ आ जाएगी, यहाँ की रहने वाली लड़की है, वो आपकी मदद करेगी। हरी जैसे किसी सोच में पड़ गया था। आधी रात सोते जागते दीप्ति को जैसे ही नींद आई कि चिड़ियों ने भोर के गीत गाकर दीप्ति की नींद तोड़ दी। सियाटेल में भी चिड़ियाँ आती थीं, पर बर्ड फूड खाकर उड़ जाती थीं। इतनी मीठी चहचहाहट कब सुनी? अंगड़ाई लेके दीप्ति कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आई, बाहर के मनोहारी दृश्य ने उसे मुग्ध कर दिया। पेड़ों से झूलते सुर्ख लाल पलाशों ने जैसे जंगल में आग लगा दी थी। हवा में शाल, महुआ और साखू की नशीली सुवास थी। धरती पर गिरे फूलों को उठा, गाल से छुआ, अंगारों जैसे पलाश को हाथ में पा लेने के लिए 2-3 बार उछलने पर भी पलाश उसकी पहुंच के बहुत ऊपर थे। अचानक पीछे से आई एक कठोर आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये क्या कर रही हैं? अगर फ्रैक्चर हो गया तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अच्छा हुआ अपने कमरे की खिड़की खोलते ही नज़ारा दिख गया, वरना। डोंट वरी रवि जी, मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इस बार ये फूल मेरे हाथ आ ही जाते, पर आपने डिस्टर्ब करके मेरा चांस ख़त्म कर दिया। आवाज़ में नाराज़गी स्पष्ट थी। क्या करेंगे इन फूलों का? देखने में भले ही सुंदर लगें, पर इनमें कोई गुण नहीं है। न गुलाब या चंपा जैसी सुगंध ही है। इनसे तो बस होली पर रंग खेलने के लिए रंग बनाया जाता है, इसीलिए इनका दूसरा नाम टेसू है। कमाल करते हैं, जिनसे होली जैसे त्यौहार को रंगीन बनाया जाता है उन्हें आप गुणहीन कहते हैं। सच तो ये है कि ये फूल गुलाब और चंपा से भी ज़्यादा गुणकारी हैं। वैसे आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उस हिसाब से चूहों से तो नहीं डरना चाहिए। कहिए, रात में सो पाई या नहीं? रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट देख दीप्ति चिढ़ गई। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सोऊं या जागूं आपसे मतलब? बच्ची नहीं हैं, ये बात तो आपकी कुछ देर पहले की हरकत से साफ जाहिर हो गया। रवि भैया, आपने बुलाया है?
मीठी आवाज़ के साथ एक आदिवासी युवती आ खड़ी हुई। उसके सुगठित शरीर और सांवले रंग में गहरा आकर्षण था। हाँ महुआ, ये मेम साहिबा अमेरिका से यहाँ की औरतों की तकलीफ़ें देखने आई हैं। यहाँ की औरतें इनकी बोली क्या समझेंगी? तुम्हें उनकी बातें इन्हें समझानी होंगी। आज से तुम्हारी ड्यूटी इनके साथ रहेगी। आवाज़ में खासा व्यंग था। माफ़ कीजिए, मैं तकलीफ़ें देखने नहीं बल्कि उनकी सहायता करने आई हूँ। आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं रवि जी। दीप्ति ने अपनी बात विश्वास से कही। ओह, अगर ये बात है तो कहिए, टीवी और पत्रकारों को बुला दूं, आपका इंटरव्यू ले लेंगे। अमेरिका से एक लड़की इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने देश की सुख सुविधाएं छोड़कर यहाँ कष्ट उठा रही है। आपका नाम हो जाएगा और आपकी सरकार आपको सम्मानित भी कर देगी। रवि की आवाज़ की कड़वाहट ने दीप्ति को तिलमिला दिया। प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए। नाम के लिए काम करने के लिए हजारों मील से आने की ज़रूरत नहीं थी। आपको बता दूं, पढ़ाई में ही नहीं, हर एक्टिविटी में मेरा नाम सबसे ऊपर रहता था। मैं आज और अभी से काम शुरू करने जा रही हूँ। बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तेजी से मुड़कर दीप्ति कॉटेज में चली गई। पीछे पीछे विस्मित महुआ भी गई। दीदी, ये चाय बना दूं? रवि भैया ने कल ही सब सामान मंगाया है। तुझे चाय बनानी आती है महुआ? इतनी साफ बोली कहाँ से सीखी? दीप्ति विस्मित थी। करीब 11 बरस की थी। शहर से मिशन की सिस्टर पोलियो की दवा देने आई थी। बस्ती में सुई के नाम से ही सब डरते थे। मिशन की सिस्टर की बात जब मैंने सबको समझाई तो लोग बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने को तैयार हो गए। सिस्टर मेरे काम से बहुत खुश हुई। सिस्टर के समझाने और मेरी जिद की वजह से बापू मुझे शहर भेजने को राजी हो गए। तुम वापस क्यों लौटी महुआ? शहर में कोई अच्छा काम मिल सकता था? दीप्ति ने पूछा। बापू बीमार हो गए, मुझे लौटना पड़ा। महुआ उदास लगी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ भी पढ़ सकती हो, दीप्ति ने तसल्ली दी। हाँ, रवि भैया भी यही कहते हैं, उन्होंने किताबें भी ला कर दी हैं। चलो, कोई तो अच्छा काम कर रहे हैं, वरना हर समय व्यंग ही रहता है उनकी बातों में, दीप्ति ने सोचा। महुआ के साथ दीप्ति एक ऐसी बस्ती में पहुंची जहां दरिद्रता साकार थी। चिथड़े लपेटे बच्चे, धोती के नाम पर छोटे से कपड़े के टुकड़े से लाज ढकने का असफल प्रयास करती स्त्रियां, मिट्टी में सने चावल के दाने खाती बच्ची को देख दीप्ति सिहर गई। पानी के लिए एक छोटी सी तलैया, जिसके पानी से सारी ज़रूरतें पूरी की जाती थीं। दीप्ति समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ से शुरू करे। साथ लाए बिस्किट और चॉकलेट से क्या उनके पेट भर सकेगी? महुआ के सहारे उसने अपनी बातें शुरू की। कुछ दिनों की हिचकिचाहट के बाद औरतें खुलने लगीं। सबकी एक ही कहानी, दारू पीकर मारपीट करने वाला पति और लकड़ी पत्ते बेचकर बच्चों का पेट भरने वाली औरतें। औरतों और बच्चों के लिए कपड़े, उन सब की मूल ज़रूरतों की लिस्ट तैयार करके दीप्ति ने रवि से कहा, आज आपकी जीप चाहिए, शहर से कुछ सामान लाना है। बात खत्म करती दीप्ति ने रवि के सामने लिस्ट रख दी। सॉरी, ये सामान खरीदने के लिए बजट अप्रूव कराना होगा। वैसे भी व्यक्तिगत कामों के लिए आपको जीप नहीं दी जा सकती। व्हाट डू यू मीन? ये मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। असल में तो आपको ये सब देखना चाहिए था, पर आप तो नाम भर के अधिकारी हैं, वरना कम से कम उन्हें साफ पानी तो मुहैया कराया जा सकता था। एक दिन वो पानी पीकर देखिए। पर आपको क्या मतलब, खुद तो बिस्लेरी का पानी पीते हैं। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है तो आप शौक़ से वो पानी पी सकती हैं, पर लिख कर दे दीजिएगा कि आप अपनी इच्छा से रिस्क ले रही हैं। आखिर आप भी तो मेरी जिम्मेदारी हैं। आपके चक्कर में मुझे फांसी का फंदा स्वीकार नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो कल मैं उन सबके साथ बना खाना खाऊंगी। और हाँ, मैं शहर जा रही हूँ। ये सामान अपने पैसों से खरीदूंगी। आप बजट अप्रूव कराते रहिएगा। आवाज़ में नाराज़गी थी। आज तो आप अपने पैसों से इनकी ज़रूरतें पूरी करा देंगी, पर आगे क्या होगा सोचा है? सरकारी कामों में समय लगता है। क्या आप आगे की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? रवि ने दीप्ति को गहरी नज़र से देखा। जब तक हूँ तब तक की जिम्मेदारी ले ही सकती हूँ। बाय द वे, आप कब तक हैं यहाँ? अमेरिका से ज़्यादा दिन दूर रह पाना आसान नहीं होता। मैं आज में जीती हूँ और मेरा आज कह रहा है उनकी ज़रूरतें पूरी कर ही सकती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं बस से चली जाऊँगी। शायद टैक्सी तो मिल ना सके। आप यहाँ की बस सर्विस के बारे में नहीं जानती। अगर बस की छत पर बैठने की हिम्मत हो तो आजमा लीजिए। सपाट शब्दों में रवि ने अपनी बात कहकर सामने खुली फाइल पर नज़र जमा दी। थैंक्स फॉर योर एडवाइस मिस्टर रवि कुमार।
मुझे यकीन है बस में सफ़र करने वाले आपकी तरह हृदयहीन नहीं होंगे। मैं मैनेज कर लूँगी। दीप्ति तेजी से कमरा छोड़कर बाहर चली गई। साबुन, तेल, कंघी जैसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें पाकर सबके चेहरे खिल उठे। बुधवारी बार बार छोटे से शीशे में चेहरा निहार चेहरे पर जमी धूल पानी से धो रही थी। कलसिया कंघी से उलझे बालों को सुलझाने का भरसक प्रयास कर रही थी। बच्चे कौतुक से अपना खेल छोड़कर तमाशा देख रहे थे। इन कुछ ही दिनों में दीप्ति ने उन्हें सफाई का महत्व समझा दिया था। अब दीप्ति उनके कपड़ों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने परिवार से पैसे मंगाने की सोच ही रही थी कि हरी काका एक बड़े से बंडल के साथ आ पहुँचे। बंडल में औरतों और बच्चों के लिए कपड़े थे। दीप्ति को सामान देते हुए कहा, रवि भैया ने कुछ कपड़े भेजे हैं, आपको देने को कहा है, आप सबको बांट दीजिएगा। क्या उन्हें सरकारी अप्रूवल इतनी जल्दी मिल गया? दीप्ति ने व्यंग से कहा। क्या बात करती हो बिटिया, भला सरकारी काम इतनी जल्दी हो जाते हैं? ये सब तो भैया ने अपने पैसों से खरीद कर भेजा है। आप ये सारा सामान वापस ले जाइए और उनसे कहिएगा उनकी दया की ज़रूरत नहीं है। शायद ये सब मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि वो किसी हालत में मुझसे पीछे नहीं है। ऐसी बात नहीं है बिटिया, तुम नहीं जानती भैया का कितना बड़ा दिल है। वो सरकार से इन लोगों की भलाई के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, पर हर बात तो उनके हाथ में नहीं है। वैसे यहाँ के लोग जानते हैं, हर ज़रूरत के वक्त इनकी मदद के लिए भैया दिन रात एक कर देते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा। हरी ने आदर से कहा। सबकी लोलुप दृष्टियों की दीप्ति अवहेलना नहीं कर सकी। उनके सामने जो खुला खजाना था उसे ठुकरा देना क्या संभव होता? दीप्ति ने सबसे कहा, कल हम सब यहाँ दाल भात बनाकर खाएंगे और नाच गाकर खुशी मनाएंगे। आप सब बच्चों के साथ अच्छी तरह से स्नान करके नए कपड़े पहन कर आएंगी। वाह दीदी, कल तो बहुत मज़ा आएगा, हम सब खूब नाचेंगे, मुनिया ने हंसकर कहा। दूसरी सुबह महुआ को टोकरों में सामान ले जाते देख रवि समझ गया था उस जिद्दी लड़की ने अपना कहा पूरा किया है। रवि को देख उत्साहित महुआ ने कहा, आज तालाब के किनारे हम ढेर सारा दाल भात पकाएंगे, दीदी भी हमारे साथ मिलकर खाएंगी, खूब मज़ा आएगा, आप भी आइएगा भैया। बात कहती हुई महुआ तेज कदमों से चली गई। तालाब के किनारे साफ नए कपड़े पहने बच्चों और औरतों की भीड़ थी। सबके चेहरों पर खुशी थी। एक बड़े बर्तन में पानी उबाला जा रहा था। दीप्ति ने समझाया था पानी उबाल कर पीने से बीमारियां नहीं होती। दाल भात पानी में पकाया जा रहा था। बच्चों की दृष्टि भात की हांडी पर थी। इस बीच औरतों ने खाना परोसने के लिए पत्तों से पत्तलें तैयार कर ली थीं। सबके साथ दीप्ति भी खाने बैठी ही थी कि अचानक किसी सबल हाथ ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। जलती आंखों से रवि उसे खींचता हुआ जीप की ओर ले चला। दीप्ति का हाथ छुड़ाने का प्रयास व्यर्थ किया। महुआ, तुम सबको भरपेट खिलाकर आना, हम जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो, दीप्ति चिल्लाई। मैंने कहा था ना, अगर शहीद होने का इतना ही शौक है तो अपने देश में जाकर शहीद होना। मुझे अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डलवाना है, समझी? मैं जीऊँ या मरूँ इससे आपको क्या लेना देना है? मुझे अपने ढंग से काम क्यों नहीं करने देते? जब तक आप मेरी जिम्मेदारी हैं, मुझे आपको गलत काम करने से रोकने का पूरा हक है। मैं आपको अपनी जिम्मेदारी से बरी करती हूँ। इज़ दैट ओके? उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा, मिस दीप्ति वर्मा। खाने की टेबल पर दीप्ति को जबरन बैठा रवि ने हरी को पुकारा था। काका, खाना लगवा दीजिए, दीप्ति मिस भी खाएंगी। नहीं, मुझे यहाँ का खाना नहीं खाना है, मैं वही खाना खाऊंगी जो यहाँ की सारी औरतें खाती हैं। ठीक है काका, कल बाजार से इनके लिए मोटा चावल ले आना, इन्हें हमारा खाना पसंद नहीं है। दरवाजे पर दस्तक के साथ कुछ फाइलों के साथ एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। रवि को अभिवादन कर उसने फाइलें रवि के सामने रख दी। सर, आपके प्रपोजल मंत्री जी को बहुत पसंद आए हैं। हैंडपंप लगाने और कुएं खुदवाने के तो ऑर्डर भी दे दिए हैं, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये तो अच्छी खबर है। स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी के प्रस्तावों का क्या हुआ? आपके सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उम्मीद है वो योजनाएं भी स्वीकृत हो जाएंगी। बात समाप्त करके अभिवादन के बाद व्यक्ति चला गया। ओह, तो आप सचमुच इस क्षेत्र का कायाकल्प करने जा रहे हैं या ये कागजी बातें मुझे इम्प्रेस करने के लिए की जा रही हैं? दीप्ति ने कटाक्ष किया। आपको इम्प्रेस करके मुझे क्या मिलेगा? मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा फ़र्ज़ है। रवि ने खाना शुरू भी नहीं किया था कि बस्ती से भागता हुआ जुगनू आ पहुँचा। हाँफते हुए कहा, इतवारी का बेटा ननकू पेड़ से गिर गया है, सिर से खून बह रहा है, होश में नहीं लगता, जल्दी चलिए भैया। इतवारी रो रो के बेहाल है। हाथ का ग्रास वापस प्लेट पर रख रवि जाने को उठ खड़ा हुआ। हरी काका, जल्दी जीप निकालो, अस्पताल जाना है।
अपने पीछे दीप्ति को आते देख रवि ने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? आपका वहाँ कोई काम नहीं है। आवाज़ में रुखाई थी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने फर्स्ट एड की पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। शायद आपसे ज़्यादा मैं ननकू की हेल्प कर सकूं। अब देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। पेड़ के नीचे ननकू बेहोश पड़ा था। खून से कपड़े तर थे। पास में उसकी माँ बदहवास सी रो रही थी। पास खड़े लोगों ने कहा, अब मत रो इतवारी, रवि भैया आ गए, ये सब ठीक कर देंगे। रवि भैया तो हमारे लिए भगवान हैं। बिना देर किए रवि ने ननकू को गोद में उठा लिया। ननकू के खून से रवि की सफ़ेद शर्ट रंग गई। जीप में बैठे रवि के साथ दीप्ति भी बैठ गई। ननकू का सिर ऊंचा रखिए वरना खून ज़्यादा बहेगा, दीप्ति ने कहा। पहली बार दीप्ति से बहस न कर रवि ने अपने हाथों को ऊंचा कर ननकू का सिर ऊंचा कर दिया। दीप्ति ने अपनी चुन्नी से ननकू के माथे का खून साफ कर दिया। हॉस्पिटल में रवि के पहुंचते ही हलचल मच गई। रवि ने फ़ोन से खबर दे दी थी। डॉक्टर पहले से ही तैयार थे। ननकू को निरीक्षण के लिए अंदर ले जाया गया। रवि के साथ दीप्ति बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। काफ़ी देर बाद रवि डॉक्टर के पास ननकू का हाल जानने के लिए गया था। दीप्ति के पास आकर कहा, खतरे की कोई बात नहीं है, ननकू को यहाँ 2-3 दिन रखा जाएगा। जीप भेजिए, इतवारी आ जाएगी। ननकू के पास रहने से उसे तसल्ली मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। माँ के पास रहने से ननकू को भी अच्छा लगेगा। चलिए कैंटीन में चलकर कुछ खा लें। आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया है। आपने भी तो खाना नहीं खाया है। मेरी तो आदत है, अक्सर कॉलेज में बिजी होने पर लंच लेना भूल जाती थी। मम्मी से डांट खानी पड़ती थी। ये बात तो मान सकता हूँ। अगर अमरीकियों की तरह से खाती रही होती तो आप अपनी साइज से डबल होती। रवि के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अच्छा, जानती हूँ आपको अमरीकियों के बारे में बहुत जानकारी है, पर अब सचमुच भूख लग रही है। आज आपकी वजह से खाना भी नसीब नहीं हुआ, दीप्ति ने शिकायत की। आपका अपराधी हूँ, सज़ा दे सकती हैं। जो कहें करना मंजूर है, पर पहले पेट पूजा हो जाए। वैसे आज अपनी सुंदर चुन्नी से ननकू का खून पोंछकर चुन्नी खराब कर डाली। आपकी भी तो सफ़ेद शर्ट लाल हो गई। सच कहूँ तो आपके इस रूप की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, दीप्ति ने सच्चाई से कहा। एक बात कहूँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं जितना आप समझती हैं, हल्की मुस्कान के साथ रवि ने कहा। हॉस्पिटल के अहाते में ही एक कैंटीन थी। कैंटीन में पहुंच रवि ने खाने का ऑर्डर दे दिया। दीप्ति के मन में आया, रवि के बारे में उसने जो धारणा बना रखी थी शायद वो सही नहीं थी। उसके दिल में इन आदिवासियों के प्रति दया भाव हैं। एक बात समझ में नहीं आती, हर बात में अमेरिका और अमरीकियों पर व्यंग क्यों करता है। एक बात बताइए, ऐसा लगता है आपको अमेरिकन्स के प्रति कोई शिकायत है। ऐसा क्या हुआ रवि जी जिसने आपके मन में अमेरिका के लिए विद्वेष पैदा कर दिया है? जिस अतीत को भुला दिया उसे दोहरा पाना तकलीफ ही देगा। कभी कभी उस तकलीफ को किसी के साथ बांटकर मन को शांति मिलती है। प्लीज़ मुझे अपना मित्र समझकर अपना दुख दर्द बांट सकें तो मन हल्का हो सकता है। शायद आप ठीक कहती हैं। कई वर्षों से जो आग मन में जलती रही, पता नहीं आपसे बताकर शांत हो सकेगी या नहीं, फिर भी कहता ही हूँ। कुछ देर सोचकर रवि ने कहा, तब मैं 11 बरस का था। घर में माँ, पापा और बड़ी बहन रितु दीदी थी। दीदी आदिवासियों के जीवन पर रिसर्च कर रही थी। दीदी की आंखों में भविष्य के सपने जगमगाते थे। आदिवासियों के जीवन पर आधारित कुछ अनोखे चित्र लेने अमेरिका से एक फोटोग्राफर रॉबिन आया था। अमेरिका की एग्जीबिशन में वो उन तस्वीरों को सम्मिलित करना चाहता था। दीदी के गाइड ने दीदी को रॉबिन की मदद की जिम्मेदारी दी थी। पूरे उत्साह के साथ दीदी रॉबिन को साथ लेकर जंगलों के दूरवर्ती इलाकों में भी ले जाती। उन दिनों भी ये पलाश पूरे जंगल को लाल रंग से रंगे हुए थे। रॉबिन तो उस सौंदर्य पर पागल हो उठा था। दीदी से छिप छिपाकर गरीब आदिवासी लड़कियों को पैसों का लालच देकर उनके सुगठित शरीरों की तस्वीरें उतारता गया। दीदी की भी कई तस्वीरें इन्हीं पलाश के फूलों के साथ खींची थी। सच तो ये है, दीदी के सौंदर्य से पलाश का रंग खिल उठा था। अपने खुशमिजाज स्वभाव के कारण रॉबिन पूरे परिवार का स्नेह पात्र बन गया था। उसके साथ दीदी को कहीं भी भेजने में किसी को कोई आपत्ति कैसे होती? रॉबिन के साथ जैसे कोई और ही दीदी होती, जीवन से भरपूर, सपनों में खोई। अचानक रवि चुप हो गया, मानो कहीं और खो गया था। फिर क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? दीप्ति जानने को उतावली हो उठी थी। रॉबिन ने अपने खींचे कुछ फोटोग्राफ्स अमेरिका भेजे थे। उन फोटोग्राफ्स के आधार पर रॉबिन को अमेरिका से फोटोग्राफी की एग्जीबिशन में भाग लेने को बुलाया गया था।
रॉबिन की खुशी का ठिकाना ना था। अगर उस एग्जीबिशन में उसके फोटोग्राफ्स पसंद किए गए तो वो आकाशीय ऊंचाइयां छू सकेगा। दीदी को उदास देख प्यार से तसल्ली दी थी। बस कुछ ही महीनों की तो बात है, उसके बाद तो ये रॉबिन यहीं इस सुंदर पलाश वन में तुम्हारे साथ अपना घर बनाएगा। 2 माह में दीदी की पीली पड़ती काया ने मम्मी को समझा दिया उनकी बेटी ऐसी कुछ भूल कर बैठी थी जिसका इलाज बस रॉबिन ही था। रॉबिन अपनी एग्जीबिशन की तैयारी में व्यस्त था। अचानक टीवी पर आई न्यूज़ ने सबको स्तब्ध कर दिया। समाचार में रॉबिन को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर घोषित किया गया था। रॉबिन के साथ प्रसिद्ध उद्योगपति की इकलौती बेटी मरीना रॉबिन की मंगेतर के रूप में उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रही थी। टीवी देखती दीदी उठकर अपने कमरे में चली गई। बंद दरवाज़ा खोलने पर दीदी का निष्प्राण शरीर ही मिला था। रवि की आवाज़ रुद्ध हो गई। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ रवि। रॉबिन को अमेरिका में आसानी से ढूंढा जा सकता था, उसे सज़ा दिलाई जा सकती थी। अमेरिकी कानून अपराधियों को दंड देने में देर नहीं करते। सज़ा दिलाकर क्या मिलता दीप्ति? हमारे पास क्या सबूत था? बड़ी मुश्किल से दीदी की जिस मौत को बदनामी से बचाया गया था वो जगजाहिर ना हो जाती? उदास रवि ने कहा। ठीक कहते हो, पर मैं अमेरिका जाकर उस रॉबिन की खबर जरूर लूँगी। अब मैं अमेरिका और अमेरिकियों के प्रति तुम्हारी नफरत की वजह समझ सकती हूँ। शायद उत्तेजना या क्रोध की वजह से दीप्ति का गोरा चेहरा वीर बहुटी बन गया। तुम्हारे प्रति मैं शायद ज़्यादा ही कठोर था, मुझे माफ़ कर सकोगी दीप्ति? आई एम सॉरी। अब हम दोनों दोस्त हैं, हमारे बीच सॉरी या थैंक्स या ऐसी ही कोई औपचारिकता नहीं चलेगी रवि। मैंने भी तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हारे प्रपोजल्स को दिखावा कहा, मुझे माफ़ कर सकोगे? थैंक्स दीप्ति, मुझे खुशी है तुमने मेरा दुख समझा। क्या तुम यहाँ कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकती? अभी तो हम दोनों एक दूसरे को समझ सके हैं। रवि ने दीप्ति के चेहरे पर दृष्टि निबद्ध कर दी। मुझे तो जाना ही होगा रवि, पर एक दोस्त की तरह तुम हमेशा याद रहोगे। दीप्ति का मन बुझ सा गया। ऐसा क्यों हुआ दीप्ति समझ नहीं सकी। देर संध्या हॉस्पिटल से वापसी में दोनों मौन थे। दीप्ति को पुरानी बातें याद आ रही थीं। क्या रवि की हर बात में उसके लिए कंसर्न नहीं था? क्या वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ही निभा रहा था? अब दीप्ति की अमेरिका वापसी के लिए कुछ ही समय शेष था। इस बीच उसने उस बस्ती की आदिवासी स्त्रियों और बच्चों के सफाई के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया था। महुआ की सहायता से सबको पढ़ाना शुरू किया था। ब्लैक बोर्ड, चौक, कॉपी, पेंसिल्स सब दीप्ति अपने पैसों से मंगवाने वाली थी, पर अचानक सब चीज़ें पहुंचा दी गई थीं, जानते हुए भी कि वो सब सामान रवि ने उपलब्ध कराया था। दीप्ति ने उसे धन्यवाद देने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। रवि क्यों चाहता है वो कुछ और समय के लिए रुक जाए? खुद दीप्ति भी क्यों वापसी के नाम पर उत्साहित नहीं है? क्या उसे इस वनांचल से प्यार हो गया है? जीप से उतरते रवि ने दीप्ति पर गहरी नज़र डाल गुड नाइट कह विदा ले ली। दीप्ति के कॉटेज से रवि का घर पास ही था। दीप्ति उत्तर भी न दे सकी। रवि तेजी से मुड़कर चला गया। रात के कपड़े बदल दीप्ति सोने का प्रयास कर रही थी, पर जैसे नींद उसकी दुश्मन बन गई थी। काफ़ी देर बाद शायद उसे झपकी आई ही थी कि शोर सुनकर जाग गई। महुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। दीप्ति की मदद के विचार से रवि ने कॉटेज के पीछे वाले कमरे में महुआ के रहने की व्यवस्था कराई थी। घबराई महुआ को देख दीप्ति पूरी तरह से जाग गई। क्या हुआ महुआ, इतना शोर क्यों है? रवि भैया को कोई घायल करके भाग गया है, पेट में छुरी लगी है। काका जीप में अस्पताल ले जा रहे हैं, चौकीदार भी साथ जा रहे हैं। हम देख कर आए हैं, कितना ढेर सारा खून बह गया है। महुआ की आवाज़ कांप उठी, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बदहवास सी दौड़ती हुई दीप्ति स्टार्ट हो चुकी जीप के सामने जा खड़ी हुई। हरी काका और चौकीदार रवि को जीप में लिटा रहे थे। तेजी से जीप में चढ़कर दीप्ति ने रवि का सिर अपनी गोद में रख लिया। अर्ध चैतन्य रवि ने उनींदी आंखें खोलकर एक पल दीप्ति पर नजर डाल आंखें मूंद ली। पता नहीं ये दीप्ति का भ्रम था या सच में रवि के चेहरे पर आश्वस्ति उभर आई। हॉस्पिटल में रवि को आईसीयू में ले जाया गया। बाहर हरी काका के साथ दीप्ति बैठी थी। हरी काका ने जो कुछ बताया उसकी वजह से दीप्ति को एक एक पल भारी पड़ रहा था। हरी काका ने बताया था, देर रात तेज हवा की वजह से रवि भैया की नींद टूट गई। खिड़की बंद करते हुए उन्होंने देखा 2 आदमी आपके कॉटेज का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे आवाज़ देते भैया आपके कॉटेज की ओर दौड़ पड़े। मैं थोड़ा पीछे रह गया था। भैया ने जैसे ही एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की, दूसरे ने भैया के पेट में छुरी भोंक दी।
कौन थे वो लोग काका? मुझसे क्या दुश्मनी थी? रवि ठीक तो हो जाएंगे ना काका? दीप्ति की आवाज़ भीग गई। रवि ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज इस अपरिचित देश में रवि उसे कितना अपना लग रहा था। अगर रवि को कुछ हो गया तो? नहीं, भगवान इतना अन्यायी नहीं हो सकता। भगवान रवि को ठीक कर दो। दीप्ति ने अदृश्य के हाथ जोड़े थे। 4 घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए थे। दीप्ति उठ खड़ी हुई। रवि कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे डॉक्टर? पेट में गहरा घाव हुआ है, घाव स्टिच कर दिया गया है। क्या आपका नाम दीप्ति वर्मा है? रवि जी किसी दीप्ति को याद कर रहे थे। जी हाँ, मैं ही दीप्ति हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? व्यग्र दीप्ति ने कहा। सॉरी, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। हैव फेथ इन ऑलमाइटी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। डॉक्टर तसल्ली देकर चले गए। हरी काका ने भी प्यार से समझाया, घबराओ नहीं बिटिया, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। भैया ने किसी का बुरा नहीं चाहा। जिस रॉबिन ने हमारी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया, उस शैतान को भी बख्श दिया। तुम नहीं जानती, यहाँ के आदमी अपनी औरतों की कमाई दारू पीकर उड़ा देते हैं। ऐसी औरतों को भैया का ही सहारा है। भैया अपने पैसों से जहाँ तक हो सकता है हर तरह से उनकी मदद करते हैं। किसी तरह से रात कटी। सुबह बहुत से आदिवासी मर्द और औरतें हॉस्पिटल के बाहर आ पहुँचे। सब अपने रवि भैया के लिए दुआ कर रहे थे। डॉक्टर राउंड पर आ गए थे। सीनियर डॉक्टर सीधे रवि के पास गए थे। दीप्ति का रोम रोम रवि की हालत जानने को बेचैन था। आपकी प्रेयर भगवान ने सुन ली। रवि कुमार अब खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, कहती हुई दीप्ति के सुंदर आंखों में मोती झिलमिला उठे। पलंग पर लेटा रवि जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। दीप्ति के पांवों की हल्की सी आहट पर रवि की दृष्टि रूम में प्रविष्ट हो रही दीप्ति पर निबद्ध हो गई। चेहरे पर जैसे ढेरों गुलाब खिलाए। कैसे हो रवि? मेरी जान इतनी कीमती तो नहीं कि अपनी जान खतरे में डाल दी। ऐसा क्यों किया रवि? दीप्ति का कंठ अवरुद्ध हो गया। अपने बारे में तुम बहुत सी बातें नहीं जानती। मेरे लिए तुम अनमोल हो दीप। तुम्हें मैं कैसे खो सकता था? रुक रुक कर रवि ने कहा। अगर तुम खो जाते तो क्या मैं सामान्य जीवन जी पाती रवि? दीप्ति ने सवाल किया। तुम क्यों आई दीप? दीदी की यादों को किसी तरह से भुला रहा था, अब तुम्हें कैसे भुला सकूंगा? रवि बेचैन था। मुझे क्यों भुलाना चाहते हो रवि? क्या मैं इतनी खराब हूँ? दीप्ति ने मान भरे स्वर में कहा। तुम तो अनजाने ही मेरी जिंदगी की धड़कन बन गई हो दीप्ति। तुम्हें भुलाकर क्या मैं जी सकूंगा? उस दिन जब तुम पलाश के फूल पाने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा था उन फूलों में कोई मीठी सुगंध नहीं, गुण विहीन सौंदर्य व्यर्थ होता है। मेरी बात पर तुमने जो जवाब दिया उसने मुझे निरुत्तर कर दिया। बस मेरे मन में तुम्हें हराने की अदम्य इच्छा अंकुरित हो आई। सच तो यह है कि तुम्हें हराने के प्रयास में मैं हारता गया। तुम्हारी हर बात काट कर मैं तुम्हारे पास आता गया। अच्छा, चाहत के इस नए रूप को क्या नाम दूँ? अमेरिका में प्यार करने वाले एक दूसरे से ऐसे लड़ते नहीं, फूल देकर प्यार का इजहार करते हैं। दीप्ति ने शरारत से कहा। मुझे स्वीकार कर लो दीप्ति, तुम्हें प्यार के पलाशी रंगों से सराबोर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। बोलो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा दीप। रवि बेचैन हो उठा। अब मेरे पास विकल्प ही क्या छोड़ा है रवि कुमार? मेरे जान को बचाने के बदले में मंजूरी तो देनी ही होगी। अब इस जीवन पर तुम्हारा ही तो अधिकार है, शोखी से दीप्ति ने कहा। हौले से दीप्ति का चेहरा हाथों में थाम रवि ने दीप्ति के माथे पर स्नेह चुंबन अंकित कर दिया। दीप्ति का गोरा चेहरा सिंदूरी पलाशों सा दहक उठा। अभी आप सुन रहे थे एक प्यारी सी कहानी, दहकते पलाश। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।